नमस्कार बच्चों, इतिहास की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो देखा, एक बार हल्की सी झलक उसकी देख लेते हैं कि हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल जब हमने की तो हमने क्या देखा कि किस तरह से मानचित्र इतिहास में उपयोगी है और किस तरह मानचित्र का विकास हुआ, और मानचित्र में पुराने युग से लेके वर्तमान तक किस किस प्रकार के परिवर्तन आए और मानचित्र में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी, जैसे दिशाएं, कंपास ने जिसमें मदद करी। इसी प्रकार हमने आपकी पुस्तक में अल इदरीसी द्वारा जो मानचित्र बनाया गया था उस पर भी हमने चर्चा करी, और उसके बाद जो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने नक्शे को बनाया 600 साल बाद, उसमें क्या क्या अंतर आया इसको भी हमने देखा। और मानचित्र जो है पुराने काल से लेकर आज तक किन किन चीज़ों में बनाए जाते थे इस पर हमने चर्चा करी। आज हम इसी के आगे चलते हैं और अब हम ये विचार करते हैं कि किस तरह से इतिहास में शब्दावलियों में भी परिवर्तन आया है। समय के साथ साथ हमारी जो शब्दावलियां हैं उनके अर्थों में भी परिवर्तन आता रहा है। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या भाषाओं में परिवर्तन आता है, यानी कि जब से भाषा का उद्भव हुआ तब से लेके आज तक क्या भाषा में परिवर्तन आया, उसकी लिपि में परिवर्तन आया या उनके अर्थों में परिवर्तन आया, क्या उनके लिखने के तरीके में भी परिवर्तन आया। जैसे हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि के ही इतिहास को अगर हम देखें तो प्राचीन काल से लेकर आज तक की जो देवनागरी लिपियां हैं उनके लेखन में काफ़ी अंतर आया है, काफ़ी कुछ अंतर आया है, और वर्तमान में भी बहुत कुछ अंतर हमें देखने को मिलता है शब्दों के लिखने के तरीके में भी। इसी तरह से हम अन्य बात पर विचार करेंगे कि क्या राज्यों के नामों में भी परिवर्तन आया। हम इन्हीं पर आज आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम अपने देश भारत को लेते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि क्या भारतवर्ष जो आज का भारत है, क्या प्राचीन काल से लेकर आज तक जो भारत हम देखते आए हैं या इतिहास में पढ़ते आए हैं, क्या उस भारत का अर्थ प्राचीन काल से लेकर आज तक वही रहा या ये बदला है। देखिए, हम भारत के कुछ नामों पर चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला जो हमारा भारत का नाम था आर्यावर्त, उसको बोलते थे। चूँकि यहाँ पर आर्यों ने अपना शासन किया, आर्य आए यहाँ पर, तो इसलिए इसका नाम आर्यावर्त पड़ा उस समय। उसके बाद भारत, इसका नाम एक और है। इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत के नाम पर, जो शकुंतला के पुत्र थे, दुष्यंत और शकुंतला के, उनके नाम पर जो पराक्रमी राजा थे उनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। इसके अलावा हिंदुस्तान, एक शब्द और है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम कैसे आया, तो इसके पीछे भी कई चीज़ें, कई मत प्रचलित है। क्योंकि जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ तो उस समय भारत का क्षेत्र जो है वो सिंधु नदी के पार तक फैला हुआ था। तो सिंधु नदी के इस पार के लोगों को उन्होंने अपभ्रंश के रूप में सिंधु को हिंदू शब्द में परिवर्तित कर दिया, यानी कि सिंधु हिंदू और उससे हिंदुस्तान बना। इसी तरह भारतवर्ष, एक नाम और है भारतवर्ष, और एक अंग्रेजी में एक और नाम है इंडिया। ठीक है, चूँकि सिंधु नदी को इंडस वैली के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने जब सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की तो इंडस वैली के नाम पर इस देश का नाम इंडिया पड़ गया। अब हम देखेंगे कि ये जो भी भारत का नाम है ये समय समय पर किन किन अर्थों के रूप में या किस किस रूप में परिवर्तित हुआ। जैसे कि हमने प्राचीन काल में कहा कि जो सबसे पहले भारत को एक राष्ट्र के रूप में लाने की कल्पना करी थी, वो सबसे पहला श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जाता है, और वो भी जो उनके प्रधानमंत्री थे कौटिल्य या चाणक्य जिनको कहते हैं, उनके द्वारा सबसे पहले
भारत के विभिन्न महाजनपदों को या भारत के विभिन्न छोटे छोटे राज्यों को एक राष्ट्र में संगठित करने की बात कही थी। यानी कि उस समय सबसे पहले जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, विदेशियों के आक्रमण लगातार हो रहे थे, तो उनसे बचने के लिए सबसे पहले कौटिल्य ने उत्तर भारत के लगभग जितने भी महाजनपद उस समय थे, 16 महाजनपद, उन सभी महाजनपदों को एक करने की कोशिश करी और एक राष्ट्र के रूप में लाने की कोशिश करी। तो यदि उसके बाद हम देखें तो अलग अलग शासकों के काल में, जिस जिस शासक के काल में जितनी जितनी भी उनकी सीमाएं थी, उतनी उतनी सीमाएं भारतवर्ष में रही। अगर हम 13वीं शताब्दी की बात करेंगे तो 13वीं शताब्दी में जो एक लेखक थे मिन्हाज उस सराज, जो कि मोहम्मद गौरी के समय में थे, इन्होंने अपने लेखन में हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग किया है, वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इन्होंने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के दोआब के इलाकों के लिए किया है। और आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक में जो भी हिंदुस्तान का वर्णन है, उसमें दक्षिण भारत कता भी शामिल नहीं है। उस समय दक्षिण भारत में अलग स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, जो कि हिंदुस्तान शब्द में या हिंदुस्तान में शामिल नहीं थे। और बिल्कुल भी राजनीतिक रूप से जो भी इलाके दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, उनको उसने हिंदुस्तान माना। अगर दिल्ली सल्तनत की बात हम करें, अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे बलबन हो या इल्तुतमिश हो, जितने भी राजा रहे, तो उन राजाओं के अधीन उनकी सीमाएं जितनी जितनी तक भी फैली थी, वो सभी हिंदुस्तान के रूप में उस शब्द का प्रयोग किया गया। और दक्षिण भारत का क्षेत्र इसमें बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं था। अगर हम उस समय के इतिहास को पढ़ें और उसमें यदि हिंदुस्तान शब्द आता है, तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि हिंदुस्तान का मतलब दिल्ली सल्तनत के अधीन जितने भी राज्य हैं। उसके बाद 16वीं शताब्दी में जब बाबर भारत में आया, बाबर ने भारत पर अपना अधिकार जमाया, तो उसने अपनी पुस्तक तुजुके बाबरी लिखी या बाबरनामा जिसे कहते हैं, वो लिखी। उसने उस समय हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक में किया, लेकिन उस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जब वो कर रहा था, तो उसका मतलब कदापि आज के भारत से नहीं था। उसका हिंदुस्तान का मतलब था कि जो भौगोलिक स्थिति, जीव जंतुओं और वनस्पतिक विशेषताओं वाला जो एक विशेष भूभाग है, या जहाँ के निवासियों की संस्कृति जो है लगभग मिलती जुलती है, उन लोगों के लिए उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करा है। यानी कि राजनीतिक रूप से बिल्कुल भी उस समय तुजुके बाबरी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। उस समय भी भारत छोटे 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 राज्यों में बटा हुआ था। कहीं मेवाड़ का शासन था, तो कहीं दिल्ली सल्तनत का शासन था, तो कहीं दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य था। तो इस तरह से जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 16वीं शताब्दी के आसपास लगभग बाबर के द्वारा जो भी करा गया प्रयोग, वो वर्तमान राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं करा गया। तो इसका अर्थ यह है कि जब भी हम हिंदुस्तान शब्द को इतिहास में पढ़ते हैं, तो उस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग अलग अलग शासकों के शासनकाल के को दृष्टि में रखते हुए ही हमें उसके अर्थ को जानना चाहिए। ठीक है। उसके बाद चूँकि हम इस वाली पुस्तक में केवल मध्यकालीन इतिहास पर बात करेंगे, तो हम मुगल काल तक की बात करेंगे। तो मुगल काल में जो है दक्षिण भारत में केवल औरंगज़ेब ने बाद में अधिकार जमाया था दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, और अकबर ने भी करा था, लेकिन वो एक तरह से स्वतंत्र रूप से वहाँ पर जो है शासक थे, केवल अकबर की अधीनता को उन्होंने स्वीकार करा था। और यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान का क्षेत्र भी जो है भारत में सम्मिलित था। हिंदू कुश की पहाड़ियाँ, यानी अफ़गानिस्तान में जो हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं, उस हिंदू कुश की पहाड़ियों तक भारत यानी हिंदुस्तान जिसे कह रहे हैं, वह क्षेत्र था। तो इसका मतलब कि हम ये देखते हैं कि जो हिंदुस्तान या भारत शब्द है, वो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से
अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण मैं आपको इस तरह से देती हूँ ताकि आपकी समझ में और अच्छे ढंग से आ जाएगा। अगर मैं आज़ादी से पहले के भारत की बात करूं, तो आज़ादी से पहले का भारत जो था वो ब्रिटिश भारत था। 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, 1950 के बाद जब यहाँ का संविधान लागू हुआ, तो उस समय भारत एक संघीय राज्य के रूप में आ गया। तो यानी कि जब हम ब्रिटिश काल के भारत की बात करेंगे तो हम उसको अलग तरीके से अर्थ में लेंगे, और आज के भारत को हम एक संघ शासित क्षेत्र के रूप में परिभाषित करेंगे। यानी कि जो ये टर्मिनोलॉजी चेंज होती है, ये अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग तरीके से प्रयुक्त की जाती है। अगर हम वर्तमान में उत्तराखंड की बात करेंगे, तो अगर हम 2000 सन से पहले की बात करते हैं, तो 2000 सन से पहले तो उत्तराखंड का कोई अस्तित्व था ही नहीं, तो वो उत्तर प्रदेश के अधीन था। तो उस समय, वर्तमान समय में जो उत्तराखंड है, उसको अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो अगर हम उत्तर प्रदेश पढ़ते हैं 2000 से पहले, तो हम उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के इलाकों को भी शामिल करते हैं। लेकिन 2000 सन के बाद यदि हम उत्तर प्रदेश का अध्ययन करते हैं, या उत्तर प्रदेश की राजनीति का या संस्कृति का अध्ययन करते हैं, तो 2000 के बाद यदि हम अध्ययन करेंगे, तो हम उत्तर प्रदेश में फिर हम उत्तराखंड की संस्कृति को शामिल नहीं करेंगे। फिर उत्तराखंड की संस्कृति अलग से उत्तराखंड राज्य की संस्कृति के रूप में हम उसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समय के साथ साथ जो है भाषाओं में परिवर्तन होता है, और भाषाओं के अर्थों में भी समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। इसी तरह से हम दूसरा शब्द हम लेते हैं जो आपकी किताब में दिया हुआ है, विदेशी शब्द। अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी वर्तमान में आप विदेशी शब्द की व्याख्या कीजिए, तो आप विदेशी शब्द का क्या अर्थ लेंगे? यही अर्थ लेंगे ना कि जो भारत के बाहर के देशों से लोग आए हुए हैं, वो क्या हैं? विदेशी हैं। लेकिन आज से कई साल पहले की अगर हम बात करेंगे, मध्य युग की हम बात करेंगे, या प्राचीन युग की हम बात करेंगे, प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, तो उस समय विदेशी शब्द जो था, उसका अर्थ था किसी भी एक गांव से दूसरे गांव में जाने वाला व्यक्ति भी विदेशी माना जाता था उस समय। जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो उनकी समाज संस्कृति का अंग ना हो, जो बाहर से आया हुआ हो, तो उसको वो विदेशी मानते थे। ठीक है, उसको हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी भी बोलते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं और हम उस काल में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमें सावधानी पूर्वक इनके अर्थों पर विचार करना चाहिए कि उस समय, जिस समय यह इतिहास लिखा गया और इस शब्द का प्रयोग किया गया, तो उस शब्द का क्या अर्थ उस समय रहा होगा। तो इस प्रकार किसी भी शब्द के प्रयोग करने में एक इतिहासकार को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। और उसके तथ्यों का अध्ययन यदि हम करते हैं, तो इतिहास लिखते समय यह ध्यान रखना होता है कि किसी विशेष शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया होगा। एक बहुत छोटा सा और एक सरल उदाहरण आपके स्थानीय परिवेश को जोड़ते हुए मैं रख रही हूँ कि जैसे अगर हम अल्मोड़ा की बात करते हैं, आप अल्मोड़ा शहर में रहते हैं, अल्मोड़ा की बात करते हैं, अगर मैं 16वीं शताब्दी में अल्मोड़ा शब्द को कहीं पर लिखा हुआ देखूं, इतिहास के किसी भी चीज़ में लिखा हुआ देखूं, तो उस समय अल्मोड़ा जो था वो वर्तमान अल्मोड़ा से बिल्कुल भिन्न था। उस समय अल्मोड़ा शब्द का अर्थ क्या था? चंद राजाओं की राजधानी के रूप में अल्मोड़ा प्रयुक्त होता था। जबकि अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करेंगे, 19वीं शताब्दी में यदि कहीं पर अल्मोड़ा का लिखा हुआ हमको इतिहास में दिखाई देगा, तो उस अल्मोड़ा का अर्थ क्या होगा? उत्तर प्रदेश का एक जिला। और यदि मैं 21वीं शताब्दी की बात करूं या 2000 सन के बाद की बात करूं, तो अल्मोड़ा क्या होगा? एक उत्तराखंड का एक जिला। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि इतिहास में इन शब्दों के अर्थों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस समय, जिस समय भी ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं या जिस समय भी ये इतिहास में ये शब्द लिखे गए हैं, तो किन अर्थों को लेकर या किस परिप्रेक्ष्य को लेकर इन अर्थों का प्रयोग हुआ है,
इसके लिए इतिहास के विद्यार्थी को या इतिहासकार को विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।